तो मित्रों, क्या हुआ कि मैंने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट पर हमारे कुछ साथियों ने लिखा। कुछ मैंने तो ऐसे ही पोस्ट कर दिया था, भाई नेपाल में हुआ है और जन विद्रोह था। तो मैं चूंकि कवि हूँ, लेखक हूँ, सोशल मीडिया सक्रिय रहता हूँ, पत्रकार हूँ, तो जिज्ञासाएं रहती हैं और आसपास क्या चल रहा है इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता ही रहता हूँ और देना भी चाहिए। प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे। तो उस पर कुछ मेरे मित्रों ने लिखा। एक मित्र मेरे आम आदमी पार्टी से हैं और मंगोलपुरी में रहते हैं, मेरे जानकार हैं। तो उन्होंने उस पर कुछ लिखा और हमारे बहुत ही वरिष्ठ लघुकथाकार हैं, लेखक हैं और वो भी गाजियाबाद में रहते हैं, सुरेंद्र अरोड़ा जी, आदरणीय अरोड़ा जी ने उनसे बातचीत की सोशल मीडिया पर, जैसे बहस हो जाती है तो की। और एक साथी ने लिखा कि आपको जानकारी नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसमें कुछ हिंदू मुस्लिम का एंगल भी डाल दिया था। कुछ हमारे देश में भी हिंदूवादी साथी हैं, उनको कहीं कोई घटना घटती है तो उनको लगता है कुछ सब हिंदू मुस्लिम ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक फैक्टर रहा होगा, लेकिन पूरा फैक्टर हिंदू मुस्लिम नहीं है। क्योंकि नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली जी थे, कई बार इन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जो हिंदू विरोधी थे, जो राम विरोधी थे। तो इस कारण से कुछ हिंदूवादी लोग जो राम और सीता जी को मानते हैं वो भी नाराज रहे होंगे, वो भी शामिल रहे होंगे। ये फैक्टर हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दरअसल क्या क्या फैक्टर रहे, इनके विषय में एक छोटी सी बात रखता हूं। क्योंकि मैं दो फोन से लाइव हूं तो थोड़ा सा आपसे सीधे सीधे हो सकता है संवाद ना हो सके, तो दोनों फोनों को सेट करना पड़ रहा है मुझे। दरअसल ये जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये सितंबर 2025 के लगभग हुई थी। नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स आदि पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि सरकार वहां पे इनको चलाने के लिए पंजीकरण की शर्त रख रही थी कि जो इनको इस्तेमाल करेगा वो पंजीकरण करे, ताकि हमें पहचान रह सके, हमें पहचान हो जाए। हमारे भाई राजवीर कश्यप जी हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन है। राजवीर जी, आज का जो लाइव कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है नेपाल में, उसके विषय पर है। कुछ मीडिया पर मुझे लोग प्रश्न कर रहे थे तो इसलिए कर रहा हूँ। तो अच्छा, सरकार ये चाह रही थी कि जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं या कुछ लोग सरकार विरोधी चीजें भी लिख रहे हैं, उनकी पहचान रहे। शायद इसीलिए वो जो है कह रहे थे कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए जो जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है सरकार की कोई ऐसी योजना क्या रही होगी, वो जाने। लेकिन यह इसलिए हो रहा था क्योंकि सरकार ये चाह रही थी कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी रहे होंगे जिन्होंने अफवाह फैलाने का प्रयास किया होगा या उनका विरोध किया होगा। इस कारण भी सरकार ने ऐसी शर्त रख दी कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो इस पर जो है युवा लोग जो है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर जो है कुठाराघात हो रहा है, सरकार हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को छीनना चाह रही है। इसलिए इसके लिए उन्होंने जो है विद्रोह किया। अच्छा, कुछ समय से वहां जो राजशाही है, जो राजा है वहां के, उन्होंने भी पीछे मार्च किया था, कुछ आंदोलन किया था कि भी नेपाल में राजशाही फिर से होनी चाहिए। तो कुछ लोग इसे भी जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर नियो की ट्रेंड ने सरकार और राजनीतिक परिवारों में व्याप्त सुख सुविधा और अगल बगल में जहां पे आम जनता गरीबी से जूझ रही थी उसका अंतर उजागर करना शुरू कर दिया।
जैसे कहीं झुग्गी झोपड़ी है, वहीं कहीं मतलब महल जैसी कोई कोठी है, तो अंतर बता रहे हैं। देखो इतने लोग जो है झुग्गियों में, झोपड़ियों में और बड़े दुख में जो है, मुसीबत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो है नेता लोग तो कोठियों में आराम फरमा रहे हैं। तो इससे जनता में विद्रोह पैदा कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर एक तो पाबंदी, और दूसरा जनता में विद्रोह, और तीसरा भ्रष्टाचार भी वहां एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों ने इसे भ्रष्टाचार से लेकर के जोड़ दिया कि भाई जो नेता लोगों की इनकी बड़ी बड़ी कोठी, गाड़ी, बंगला, लग्जरी कारें हैं, तो इन्होंने जनता का शोषण किया है, इसलिए इनके पास है। तो इसलिए जनता में विद्रोह हो गया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस नेतृत्व का जो है, विद्रोह का नेतृत्व तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन इसमें क्या है कि जो युवा थे, यानी कि जो है जिनमें विद्यार्थी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, और सुदन गुरंग नाम के 36 वर्षीय हामी नेपाल नामक एनजीओ के संस्थापक और इसके प्रमुख इस आंदोलन के अगुवा बने। उनका नाम आया। उन्होंने युवा वर्ग को सोशल मीडिया और डिस्कार्ड के जरिए संगठित किया, और इस आंदोलन में जो काठमांडू के मेयर थे बालेन शाह, उन्होंने इसका समर्थन किया, और रवि लमिछाने ने, जो एक पत्रकार व राजनेता है, इन लोगों ने भी इसको आगे भड़काने में योगदान दिया। और इसी की वजह से 8-9 सितंबर 2025 को यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया, और राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए। शुरू में शांतिपूर्वक था, लेकिन पुलिस की प्रक्रिया जो है, पुलिस ने क्या किया कि उन आंदोलनकारियों के साथ झड़प की, और यहां तक कि गोली चला दी, जिससे कि कई घायल हो गए, और कुछ लोगों के मौत की भी जो है खबरें आ रही हैं। और कुछ सोशल मीडिया में तो ये भी कहा गया है कि उन्हें मतलब पिन पॉइंट पर मारा गया है, कि मतलब सिर से पिस्तौल लगा करके या बंदूक लगा करके मारा गया है। तो इस वजह से ये विद्रोह और भी ज्यादा भड़क गया। तो अब क्या हुआ कि अब जब पुलिस ने वहां पे पहले रबड़ की गोलियां छोड़ी, आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन किया, फिर सेना लगाई गई, फिर जब गोलीबारी हो गई, तो इसमें कहते हैं कि कम से कम 19-20 लोग, 23 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। और विश्वसनीय जानकारी तो वहाँ की जो अब जो जिनके हाथ में प्रशासन होगा वो देंगे, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब नेपाल में क्या हुआ कि इसके बाद जो है केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, जो प्रधानमंत्री थे, और वहां की सेना ने और उनको अपना जो है सुरक्षा दी, और वहां पर कहा गया कि जो ये हत्याएं हुई हैं, जो ये आंदोलन हुआ है, इसके लिए हम जांच बिठाएंगे, और जिन्होंने जो है युवाओं की पर गोलियां चलाई हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो होगी। तो इस कारण से तत्काल प्रभाव से क्या किया गया, फिर सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया गया, घायलों का इलाज और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा हो गई है। और काठमांडू के अब एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है, जो जिन जेड नेताओं के साथ हो रही है, यानी जो युवा साथी हैं उनके साथ हो रही है, और देश में आंतरिक सरकार बनाने और संवाद के रास्ते अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो काठमांडू के जो मेयर हैं उनको भी बालेन शाह, उनको एक संभावित नेता के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी उनको अगर बना भी दिया गया नेता, तो फिर वहां पर जो नेपाल की राजशाही है वो भी अपना प्रभाव या अपना हस्तक्षेप करेगी। और नेपाल की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल अभी भी बेवजह नहीं है, क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा हो चुका है, और इस देश में कई सरकारें जल्दी जल्दी गिर चुकी हैं, और भविष्य पूरी तरह अनिश्चितमय है। क्या नए चुनाव होंगे, कि सेना के हाथ में नियंत्रण रहेगा, या युवाओं को मौका मिलेगा, यह निर्णय लेना अब जरूरी हो गया है। इसलिए मित्रों,
अब वहां पर क्या चल रहा है, क्या होगा, ये तो वो जाने। और कुछ साथी हमारे जो सोशल मीडिया पर चुटकी ले रहे हैं कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है या संभावना है, क्योंकि जैसे टैरिफ जैसा मामला आया था तो ये कहा जा रहा था कि विदेशी ताकतें जो है भारत में भी कुछ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती हैं, किसान आंदोलन जैसा कोई आंदोलन भी हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में भी कुछ विचार कर लिया जाए। जो मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर चुनाव आयोग स्वतंत्र है, न्यायपालिका है, मीडिया है, संघीय ढांचा है, राज्य और केंद्र की सरकारें अलग अलग हैं। तो अगर जनता को कोई अपना असंतोष भी व्यक्त करना होगा तो अभी राज्यों के इलेक्शन होते हैं, वो जिस सरकार से नाराज होंगे उस सरकार को हटा देंगे। मान लो केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य में वो भाजपा को नहीं लाएंगे, ऐसा हो सकता है। अगर नाराजगी होगी तो अगर लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं, मोदी जी से संतुष्ट हैं, उनके जो उन्होंने जो अपनी ताकत दिखाई, अमेरिका के आगे झुके नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, विश्व में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, इस वजह से मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी केंद्र सरकार या हमारा जो नेतृत्व है, मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके प्रति कोई जनता में ऐसी कोई बात है। तो और भी कई वजह है कि भारत में की जनसंख्या एक तो बहुत बड़ी है और विविध है, विविध प्रकार के धर्म हैं, भाषा है, जाति हैं, क्षेत्र हैं, तो उसमें सबको अचानक संगठित हो जाना बड़ा मुश्किल है। विकास और के अवसर हैं, यहाँ पर बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियां तो भारत में भी हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिटल क्रांति, रोजगार कार्यक्रम, उद्यमिता और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं, जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान है, मनरेगा है, पूरी तरह से लोगों को हताश नहीं होने देती। कहीं न कहीं उनको कुछ ना कुछ सरकार से सहायता मिलती ही रहती है। अभी देखिए जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ, कितने सारे जो है लोगों को फायदा होगा इसमें। 2 स्लैब भी सरकार ने हटा दिए जीएसटी में। किसके लिए किया? ये आम जनता और गरीबों के लिए ही तो किया है। तो सरकार अगर इतना कर रही है तो कोई मतलब ही नहीं कि सरकार के प्रति लोग गलत नजरिया रखेंगे। और नेपाल और भारत के जो सैन्य सिस्टम है उसमें भी अंतर है। नेपाल में कई बार सेना राजनीति में दखल देती रहती है, पाकिस्तान में भी देती रहती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसी आगे भी कोई संभावना लगती नहीं है। तो और भारत में नियमित बदलाव भी होते ही रहते हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, अगर जनता को पसंद नहीं होगा तो जनता बदल देगी। तो इस प्रकार से जो है, जैसे फिर भी असंतोष हो सकता है कुछ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ समस्याएं नहीं हैं, बेरोजगारी और शिक्षा का भी मामला हो सकता है, आर्थिक असमानता तो हर जगह है, भ्रष्टाचार हमारे देश में तो अभी फिलहाल है नहीं, क्योंकि मोदी जी की सरकार जब से आई है उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है भ्रष्टाचार पर। और कोई ऐसा कोई संकट नहीं है हमारे देश में, और कोई वित्तीय संकट भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे देश में ऐसा कोई लगता नहीं है कि जो है ऐसा कोई संभावना भी है। तो लोग खाम खा के मजे ले रहे हैं कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा हो सकता है। और ऐसा एक बार और भी बताता हूँ एक बात आपको, कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में आंदोलन नहीं हुए, हमारे देश में भी आंदोलन हुए। बताता हूँ, कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। हमारे देश में जेपी आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन तो हुआ ही था, वो तो सबका ही था, लेकिन किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध अगर कोई आंदोलन हुआ था तो वो जेपी आंदोलन हुआ था 1974 से 77 के बीच, जिसको नागरिक असंतोष का नाम दिया गया था। इसमें इंदिरा गांधी जी को बड़ा झटका लगा था। कारण था इसका महंगाई, बेरोजगारी, आगत चुनावी माहौल, छात्र, किसान, मजदूर, इन सब का आंदोलन था। और बहुत बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन, हिंसा वगैरह हुई थी, सत्ता संघर्ष हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपातकाल लगा दिया गया देश में। आपातकाल के कारण ऐसा हुआ बाद में कि इंदिरा गांधी ने एक डिक्टेटरशिप जो है, एक तानाशाही सरकार वो जो है ले आई,
और लोगों को, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा, लोगों को जेल में बंद किया। नसबंदी आंदोलन भी बहुत बड़ा वजह थी। और इसके बाद जो है चुनाव में सत्ता बदल गई और इंदिरा गांधी को अभी तक लोग जो है इस बात के लिए कोसते हैं जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने जो है इमरजेंसी लगाई थी। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक आंदोलन हुआ था, एक मंडल आंदोलन हुआ था, एंटी मंडल आंदोलन 1990 में, पहचान और आरक्षण को लेकर के जो बीपी सिंह ने किया था। इसमें भी बहुत सारा जो है नुकसान हुआ हमारे देश में। आरक्षण पर जातिगत असंतोष, खासतौर से उच्च वर्ग जात में बड़ा विद्रोह हो गया। छात्र आंदोलन हुए, आत्मदाह हुए, चरम घटनाएं हुई, स्थानीय हिंसा पर भी दबाव हुआ। तो इस प्रकार से जाति आधारित राजनीति का हमारे यहाँ उभार हुआ मंडल आंदोलन के कारण। तो मंडल आंदोलन और एंटी मंडल आंदोलन दोनों हुए थे। उसके बाद आप देखिए जो अभी हमारी युवा पीढ़ी है उन्होंने तो ये देखा ही होगा, शायद ये दोनों ऊपर वाले आंदोलन जो मैंने बताए, जेपी आंदोलन और मंडल आंदोलन, ये अभी युवा जो साथी नए नए वोटर बने हैं इन्होंने नहीं देखा होगा। लेकिन अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन 2011 में उन्होंने जरूर देखा होगा। देखा नहीं होगा तो सुना होगा, मीडिया और सोशल मीडिया का युग है। तो ये आंदोलन किसका था? शहरी मध्य वर्ग का बड़ा विस्तृत आंदोलन था। अन्ना हजारे जी ने भूख हड़ताल की, जनता वहां पर रामलीला मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और सभी बहुत सारे जो है गैर राजनीतिक संगठनों का इसमें योगदान रहा और जिसमें से एक नई पार्टी का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी। और इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि पूरे देश में इसका व्यापक असर भी हुआ और इसके बाद ही सरकार के जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण और माहौल बदलने का जो काम हुआ वो अन्ना आंदोलन उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और नई पार्टी का जन्म हुआ दिल्ली में, आप जानते ही हैं। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई और वो 10 साल 11 साल 17 जो है सत्ता में रहे। उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनका जो पतन हुआ वो भी आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से। आप कहीं दूर दूर तक आने की संभावना लगती नहीं है कि वो आएंगे भी। इस प्रकार से आप देखिए, और पंजाब की भी जो सरकार है उनकी वो भी डामाडोल है, वहां भी कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा, वो भी दोबारा आने की स्थिति में नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार से बहुत सारे आंदोलन बीच में भी हुए और ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद आंदोलन नहीं हुए। देश में आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में और मोदी जी की सरकार में क्या अंतर हुआ ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो मोदी जी के समय में क्या हुआ, CAA और NRC का विरोध हुआ 2019 और 20 में। संवैधानिक पहचान पर भी विरोध हुआ, ये सब तो लोग आप जानते ही हैं। वहाँ पर आप देखिए दिल्ली में ही कितने महीनों तक लोग बैठे रहे, भूख हड़ताल किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, जो है तालाबंदी की, राजमार्ग जाम किया, लंबी प्रत्याशित बैठकें करके हंगामा किया, बड़े पैमाने पर किया। और उसके बाद आप देखिए कि महिलाओं ने कितना किया, कोर्ट भी गए, लेकिन इसका कुछ परिणाम नहीं निकला क्योंकि सरकार ने धीरज अपनाया, धैर्य अपनाया। सरकार ने कोई गोली कांड नहीं किया, किसी को गोली नहीं मार दी जा करके। तो और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 2020 और 21 में, जिसे कहते हैं कि जो है इस आंदोलन में विदेशी ताकतों का भी हाथ था। कौन सा आंदोलन था? वो किसान आंदोलन था। ग्रामीण आर्थिक आधार पर जो लामबंद लोग हुए, जो 3 कृषि कानून मोदी जी ने बनाए थे, मोदी सरकार ने, उसे वापस लेने के लिए बहुत भयंकर आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में कहते हैं कि बहुत सारे किसानों की मौत तो हुई, लेकिन सरकार के कारण नहीं हुई। सरकार ने उन्हें कोई गोली नहीं मार दी, सरकार ने कोई उन्हें जो है जेल में नहीं डाल दिया। वो तो अपनी वजह से
क्योंकि वो रोड पे बैठे थे, ठंड का माहौल था, तो कुछ बूढ़े बुजुर्गों की उसमें मौत हो गई। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। इसके बाद भी आप देखिए कि 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए। और मोदी जी के बारे में कहा जाता था मोदी जी हार्डकोर के नेता हैं, मोदी जी कभी अपना पैर वापस नहीं खींचते, झुकते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ने बड़ी ही संवेदनशीलता दिखाई और वो कानून वापस ले लिए जो वापस नहीं लेने चाहिए थे। कानून बिल्कुल ठीक थे और सरकार ने कहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम ये कानून जो है, तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। और उस समय के कृषि मंत्री जो थे नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने किसानों से कई चक्र में वार्ता की और भी जो उनकी मांगे थी वो मानी गई। तो सरकार ने नेगोशिएशन किया, सरकार झुकी वहां पर। सरकार ओली की तरह, मोदी जी ने नहीं कहा था कि मुझे चाहे इस्तीफा देना पड़ जाए, मैं जो है ये सोशल मीडिया बैन वापस नहीं लूंगा। ओली जी का बयान ये था, इससे युवाओं को उन्होंने और भड़का दिया। और मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे जी, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं किया। सरकार झुकी, सरकार ने किसानों की भावनाओं का सम्मान किया और स्थिति को समझा, इसलिए सरकार ने वो कानून वापस ले लिए। तो इस प्रकार से नेपाल आंदोलन में जिस प्रकार का मामला देखने को मिला वो अलग है। और भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में तो जो है हमारी जो सेना है वो बहुत ठीक है। हमारे युवा जो हैं वो राष्ट्रवादी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ रही है। और मोदी जी तो खुद सोशल मीडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपको याद हो 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को बढ़ावा दिया उन्होंने। कोई बैन जो चीन के कुछ एक टिकटॉक वगैरह थे, उन्होंने भारत में उस समय बैन किया था जब चीन से हमारी कुछ अनबन थी और लग रहा था कि हमारा युवा वर्ग उसी में लगा हुआ है। तो इसलिए जो है चीन से अब तो संबंध भी अच्छे हैं और कोई कारण नहीं है। अब तो हमारा देश संगठित है, राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की जो है एक धारा बह रही है युवाओं में। क्योंकि जो अमेरिका ने टैरिफ लागू किया है, इसकी वजह से पूरा देश आक्रोशित है। सब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उस समय भी पूरा देश मोदी जी के साथ था। और अब जब ट्रंप के खिलाफ डट करके मोदी जी खड़े हो गए, उसके जो है नीतियों के खिलाफ, तो भी हमारा देश मोदी जी के साथ है। और जो भाजपा की सरकार है वो बहुत ही लोकप्रिय है। अभी आप देखिएगा बिहार में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। और एक दूसरा कारण और भी है, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में कोई ऐसा मजबूत विपक्ष भी नहीं है। राहुल गांधी जो हैं, उन्हें आप जो है कोई परिपक्व या कोई समझदार नेता लोग नहीं मानते। उनके उलूल जुलूल के बयान, उनकी हरकतें, कभी कह देंगे चौकीदार चोर है, कभी वो कह देंगे कि जो है राफेल का वो हो गया, घोटाला हो गया, कभी वो क्या क्या नई नई चीजें लेकर के आते हैं, कभी हाइड्रोजन बम, कभी परमाणु बम। उनके बमों में कुछ दम नहीं है, उनके बम सारे फुस्सी बम है। तो राहुल गांधी जी को देश के लोग, देश के युवा गंभीरता से नहीं लेते। दूसरे जो नेता हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी लिखे पढ़े नेता हैं, मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, समझदार नेता हैं। लेकिन उनकी समस्या क्या है, वो एक जाति विशेष और धर्म विशेष में जकड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं। उस दायरे को तोड़ करके वो बाहर नहीं आ पा रहे। तो इस कारण से अखिलेश जी का भी उत्तर प्रदेश में प्रभाव हो सकता है, पूरे देश में कोई प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से चाहे तेजस्वी यादव हो, उनका जो प्रभाव है वो बिहार में है। ममता जी है, उनका जो प्रभाव है वो पश्चिम बंगाल में है। इसी प्रकार से जो केजरीवाल जी हैं, उनका प्रभाव दिल्ली में था, अब वो भी नहीं है। दिल्ली की सरकार स्थापित हो रही है, धीरे धीरे जो समस्याएं हैं वो दूर हो रही हैं। पंजाब में भी अब उनकी सरकार जाने वाली है। तो हमारे देश में कोई मजबूत विपक्ष दूर दूर तक है नहीं। और विदेशी ताकतें भी इतना तो ताकत नहीं लगा देंगे कि हमारे प्रत्येक युवा को भड़का देंगी, वो ऐसा नहीं है। युवा भी हमारे देश का समझदार है। हमारे देश का युवा
शक्ति संपन्न है, कोई ऋण विहीन तो है नहीं। और हमारे देश का युवा जो है सकारात्मक चीजें सोचता है, निगेटिव वो ज्यादा होता नहीं। मान लो ये वामपंथी ताकतें कहीं कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिल करके कुछ ऐसा भड़काने का प्रयास भी करती हैं, तो हमारी सेना, सरकार, हमारी पुलिस और क्या उस समय हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो चुप करके घर में बैठेगा? उस समय भी हम सब मिल करके उनका जो है सामना किया जाएगा। हमारे देश में दूर दूर तक ऐसा कोई खतरा नहीं है। मोदी सरकार लोकप्रिय सरकार है, अभी जीएसटी घटाई है उन्होंने, और भी सारे वो लगातार चिंतन करते रहते हैं मोदी जी कि भाई हमारे देश में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार को उन्होंने लोगों की जन भावना देखते हुए मंदिर बनवाया। जन भावना और कितने दिन से लंबित जो मुद्दे थे, 370 हटाया, जो माओवादी थे उनका जो है दमन किया। इस प्रकार से जो समस्याएं धीरे धीरे हैं वो खत्म करते जा रहे हैं। और भाजपा सरकार तो मुझे लग रहा है कि जो अभी तो 15-20 साल तो कम से कम रहेगी ही रहेगी। तो इस प्रकार से मित्रों, कल जो मैंने लिखा था उस पर आप जो है कुछ साथी उत्साहित हो रहे थे। आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और हमारी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। और ये जो लाइव में हुआ हूँ, कुछ साथी इस कारण से भी देख रहे हैं कहीं मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं कहने वाला, जो कहना होगा कुछ ऐसा कह सकता हूँ। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, तो उसकी पूर्व सूचना दे करके लाइव होऊंगा, ठीक है ना। तो आप सब जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अब चलते हैं हम सब भी फील्ड में अपना अपना काम देखते हैं। बहुत सारे काम अभी पेंडिंग हैं, उन कामों की तरफ भी ध्यान देते हैं। और भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और शाम को मैं 1-8 घंटे जरूर लाइव होता हूँ। आजकल रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ, तो पूरी संपूर्ण रामचरितमानस अर्थ सहित उसका पाठ कर रहा हूँ। क्योंकि मित्रों क्या है, मैंने बहुत सारी राम कथाएं देखी हैं, और राम कथाओं में ये देखने में आता है कि जो कथावाचक हैं बड़े श्रद्धेय हमारे सबके, बहुत हम सब चाहते हैं, उन्हें श्रद्धा रखते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि राम कथाओं में कुछ चुनिंदा प्रसंगों को, जो मार्मिक प्रसंग हैं, उन्हें गाया जाता है। साथ में 2-1 भजन गा दिए जाते हैं, लोग झूम लेते हैं, नाच लेते हैं, और राम कथा हो जाती है। सब संपूर्ण रामायण में तुलसीदास जी ने क्या लिखा हुआ है, और जो हमारे 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ भी होता है, उसमें भी हम केवल चौपाई पढ़ लेते हैं, छंद सोरठा। तो उसका अर्थ क्या है, आज की युवा पीढ़ी को भी बताना आवश्यक है। इसलिए शाम को 1-8 घंटे में लाइव होकर के और रामचरितमानस का पाठ और उसका अर्थ भी साथ साथ में बताता रहता हूँ। और कोई आपके जुड़े रहने के लिए या कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जो समसामयिक है, जो आज के संदर्भ में भी वो प्रासंगिक है, तो रामचरितमानस तो हर समय हर काल में प्रासंगिक रहेगी। लेकिन कुछ चौपाइयाँ तुलसी बाबा ने ऐसी लिखी हैं कि जो आज के समय में जो है उनके बारे में कुछ बताना भी अच्छा रहता है, इसलिए बीच बीच में कुछ बता भी देता हूँ। और इसी प्रकार से आप लोगों का प्रेम, सम्मान, समर्थन, सानिध्य बना रहे, इसी आशा और विश्वास में हमारे सब साथी जो जुड़े हुए हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए ये लाइव बंद कर रहा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सबको बार बार प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। अरे राम।